हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन डे 5 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स होती है, जिसमें से 6 नंबर तक का क्वेश्चन प्लानिंग से आता है, तो बाकी बचे हुए 8 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग से आते हैं। और हमने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स और करंट ईयर के सैम्पल पेपर्स को जो एनालाइज करा, उससे हमें ये पता लग गया कि ऑर्गेनाइजिंग में से नॉर्मली 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है सैम्पल पेपर्स वाली, वो भी देख लीजिए। उससे आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आज के रिवीजन में भी हम ये सारे डिस्कशन दोबारा से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स बच्चों मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में से क्या क्या टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। 7 टॉपिक्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के। ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन। आज की रिवीजन में बच्चों हम इसमें से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, वो बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, कीवर्ड्स के साथ, केस स्टडीज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो 3 टॉपिक्स कौन से हैं? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स, दोनों स्ट्रक्चर्स विद देयर फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सूटेबिलिटी, देयर कंपैरिजन, बिल्कुल डिटेल में हम ये रिवाइज करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम रिवाइज करेंगे वो डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, उसको भी हम बहुत डिटेल में करेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ बच्चों कि अगर ये 3 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना, और आज का वीडियो एंड तक देख लेंगे, तो आप ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में, वो आप परफेक्टली आंसर कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, 1 मार्कर एमसीक्यूज हो, डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, या केस स्टडीज हो। So without wasting our time, let's start the smart revision of chapter 5 organizing. चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग। जब हम इसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं तो वो फंक्शन और प्रोसेस है, और वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। जब हम उसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं तो वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें स्ट्रक्चर या ढांचे की बात की जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर में। When we study organizing as a dynamic concept, we define it as organizing process. When we define it as an organizing process, how do we define it? It is the means for translating plans into action, and it is the process that initiates implementation of the plans. उसके बाद as a structure, it is the structure of roles and interrelationship between these roles. एक ऐसा ढांचा पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो रिलेशनशिप्स बताता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप टू द बॉटम, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स, पोजीशंस बताता है वो, और उन पोजीशंस को फिर स्किल्ड पीपल से फिलअप किया जाता है। तो इस तरह का ढांचा जो वेरियस रोल्स को एक्सप्लेन करता है और उनके इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो चलिए बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता क्या है और उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जब प्लानिंग फंक्शन खत्म होता है ना, उसी में जो एक प्रोसेस का एक पार्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, वहीं से ऑर्गेनाइजिंग शुरू हो जाता है। इस सिंपल प्रोसेस में सिर्फ 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन 4 स्टेप्स के मैंने नाम इस तरह से लिखे हैं। हमेशा जब भी बच्चों आप एग्जाम में कोई भी प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे ना, तो इस तरह सीढ़ी की तरह एक्सप्लेन करा करिए, क्योंकि एक स्टेप, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद चौथा स्टेप, तो जितने भी स्टेप्स हो तो एक के बाद एक स्टेप कंप्लीट होते हुए वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स क्या हैं? आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बच्चे, कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम आप नोट्स भी दिया करिए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तो ही मैं कीवर्ड्स और की लाइंस साथ में लिख देती हूँ, वही आपके नोट्स बन जाएंगे। हमेशा मान लीजिए आपका 6 नंबर का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आ जाता है, तो उसमें आपके ये 4 स्टेप्स अगर आपको लिखने हैं तो 1.5 नंबर के 4 स्टेप होंगे। तो हर स्टेप पे अगर आप 3-3 पॉइंट्स लिख देंगे, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो यहाँ पे आपके साथ साथ नोट्स भी हैं,
और इसी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। तो जैसे आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क, तो सबसे पहली चीज किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करनी पड़ती है कि हमें ये देखना पड़ता है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कितनी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी है, पूरी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो है वो बनाई जाती है। आइडेंटिफाई द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान्स, तो जो हमारे प्लान्स होते हैं उनके हिसाब से लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बन जाती है। डिवाइड द वर्क इनटू मैनेजेबल यूनिट्स, इतनी सारी जो एक्टिविटीज है ना बच्चों, हमेशा उनको मैनेजेबल यूनिट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ द एक्टिविटीज, इतनी सारी चीजों को कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप मैनेज नहीं कर सकता, तो छोटे यूनिट्स में उनको डिवाइड करना कंपलसरी हो जाता है। फिर उसके बाद क्यों करना पड़ता है ऐसे? टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में हम सारी तरह की एक्टिविटीज डाल देंगे, वो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हम एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं। हर जगह आप देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि काम को डिवाइड ही किया जाता है। अगर एक स्कूल में 500 बच्चों का एडमिशन हो जाए तो उन बच्चों को एक क्लास में तो डाला नहीं जा सकता, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से 40-45 स्टूडेंट्स के हिसाब से नंबर ऑफ सेक्शंस बनाए जाते हैं ताकि उनको अलग अलग मैनेज कर लिया जाए। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो बेसिक एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए। तो जब फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क, तो उसमें आप ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे। फिर सेकेंड स्टेप उसका होता है कि जो काम हमने डिवाइड कर लिया उसके लिए हम सेकेंड स्टेप करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब हमें ये देखना है कि इस सारे काम में एक जैसे नेचर का काम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया फेट है, तो उसमें कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड काम होगा, कुछ रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड काम होगा, कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड काम होगा। तो उन सारी चीजों को अलग अलग डिवाइड कर दो, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दो। सो फाइंड आउट द रिलेटेड एंड द सिमिलर जॉब्स, put the similar activities under one department and then make departments on the basis of, जो organization में departments बनते हैं products और territories के हिसाब से बनते हैं। मान लीजिए कोई organization multiple products में deal करती है तो वो cosmetic division अलग बना लेगी, textile division अलग बना लेगी, automobile division अलग बना लेगी, या फिर वो ऑल ओवर इंडिया काम करती है तो नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन। तो इस तरह से जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट में ले आते हैं और फिर उन डिपार्टमेंट्स के कोई ना कोई नाम डिसाइड कर लेते हैं। और ये काम क्यों किया जाता है? ताकि अब आगे बढ़कर उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को हम अपॉइंट कर लें और उनको उनका काम सौंप दें, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का? डिपार्टमेंटलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सिमिलर एक्टिविटीज अंडर वन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब डिपार्टमेंट्स बन गए तो अब उन डिपार्टमेंट्स में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस। पोजीशंस की ड्यूटीज डिटरमाइन होती है, मतलब अगर एक डिपार्टमेंटल हेड है तो उस डिपार्टमेंटल हेड की क्या क्या ड्यूटीज है। उसमें पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पोजीशन पे जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको क्या काम करना पड़ेगा ये तय किया जाता है। एलोकेट द वर्क एंड द ड्यूटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो उस डिपार्टमेंटल हेड का भी काम बताएंगे और उस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भी ड्यूटीज फिक्स की जाएंगी। और जब ड्यूटीज फिक्स की जाएंगी तो सबसे ज्यादा किस बात पे ध्यान दिया जाएगा? दैट दीज ड्यूटीज शुड मैच विद द एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। जब किसी को काम सौंपा जाता है ना बच्चों, तो ये देखा जाता है कि जो आदमी उस काम करने के लायक है उसी हिसाब से उसको वो काम सौंपा जाएगा। तो जो डिपार्टमेंटल हेड है ना और उसके ग्रुप में अगर 5-6 लोग हैं तो जब वो उनको काम सौंपेगा तो इसी हिसाब से सौंपेगा कि क्या एबिलिटीज है अलग अलग पर्सन में और उसी हिसाब से काम सौंपा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। जब किसी को ड्यूटी दी जाती है तो उसके पैरेलल अथॉरिटी दी जाती है और जब अथॉरिटी दी जाती है तो उसके पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो गिव द अथॉरिटी टू मैच द ड्यूटीज। यहाँ पे काम तो सौंप दिया, अब उस काम को करने के लिए क्या दिया जाएगा? अथॉरिटी दी जाएगी।
क्लैरिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू होम, ये बताया जाएगा कि ये अथॉरिटी जो भी पर्टिकुलर पर्सन उसे दे रहा है वो वही उसका सुपीरियर है और उसी को उसको रिपोर्ट करना है। ये क्लैरिटी यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में की जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस खत्म होने लगता है एक्चुअली, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के टाइम ही जो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है। जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स डिफाइन किए जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इस तरह से बच्चों आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स, हर एक स्टेप को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है और इसके लिए आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट में डील करती है, तो उस प्रोडक्ट को वो क्या क्या उसकी एक्टिविटीज होंगी, परचेज होगा, सेल्स होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा। तो इस तरह से पहले उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, फिर उनके डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएंगे, फिर उनके हेड्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे और जब हेड्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे तो हर एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की स्केलर चेन बन जाएगी, द चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, एंड दैट विल बिकम द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो दिस इज हाउ द सिंपल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हेल्प्स इन क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है? आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क्स आर परफॉर्म्ड। इसका मतलब एक ऐसा ढांचा जिसमें सारे मैनेजरियल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और सारे ऑपरेटिव टास्क मतलब वर्कर्स के भी सारे काम जो परफॉर्म होते हैं, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक और डेफिनेशन है बच्चों, द फ्रेमवर्क विच अनेबल्स द एंटरप्राइज टू वर्क एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। इसका मतलब कि काम को बांटा तो जाता है स्मूथ वर्किंग के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेशन भी एस्टैब्लिश की जाती है क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट काम करना होता है। तो एक ऐसा ढांचा जिसमें अलग अलग काम को बांटा गया है लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनिट काम कर रही है, दैट टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय द सुपीरियर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 100 लोग काम करते हो और वो 25 लोगों को मैनेज करने की कैपेसिटी रखता हो, तो 25-25 के 4 ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन अगर एक सुपीरियर 10 ही लोगों को मैनेज कर सकता है तो 10-10 के 10 ग्रुप बनेंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिफर करेगा। अगर 10 ग्रुप हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, 4 ग्रुप हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, नैरो या वाइड। तो इसका मतलब कि एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हमें करने हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। जहां पे सिंगल प्रोडक्ट होता है वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है और जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है। दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से और उसके बाद इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिटेल में करेंगे। डेफिनेशन देखिए, ग्रुपिंग ऑफ द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स। मतलब जहां पे काम को फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाता है और हर एक फंक्शन जो है एक एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, दैट टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। Grouping of the jobs of similar nature under divisions and organizing these divisions as a separate profit centers or departments, that structure is called the divisional structure। मतलब जहां पे काम को divisions के हिसाब से बांटा जाता है और हर एक division एक separate department की तरह या एक profit center की तरह काम करती है, that structure is called divisional structure। चलिए बच्चों अब functional structure को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि functional structure दिखता कैसा है, उसकी क्या एडवांटेजेस और क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है कि जब जनरल मैनेजर होता है और फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, एक डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को देख रहा है, एक सेल्स को देख रहा है, एक फाइनेंस को देख रहा है और एक मार्केटिंग को देख रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं और हर एक फंक्शन इंडिविजुअली एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट परफॉर्म किया जा रहा है।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों, जैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है कि जब आप 11th और 12th क्लास में होते हैं या 6th ऑनवर्ड्स भी, सेकेंडरी में भी आपको अलग अलग फंक्शंस जो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग टीचर्स पढ़ाती हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। तो छोटी जो क्लासेस होती है ना, प्राइमरी की या नर्सरी की, वहां पे आप देखते हैं कि एक ही टीचर होती है, वही इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, ईवीएस ये सारी चीजें पढ़ा देती है। तो क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज और स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है और कॉम्प्लिकेटेड जॉब होता जाता है, तो वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने लगती है। अब हम देख लेते हैं कि जब काम को फंक्शंस के हिसाब से बांटा जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज एम्फेसिस ऑन ईच फंक्शन इज गिवन, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन। ये तो हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उससे पहले के टॉपिक्स में भी देख चुके हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आसानी से अचीव हो जाती है। उसके बाद सुपरविजन और कंट्रोल इजी हो जाता है, क्योंकि जो हेड है उसको सिमिलर एक्टिविटीज ही उसके अंडर परफॉर्म हो रही हैं और उन्हीं एक्टिविटीज पे कंसंट्रेट करना है, तो वो आसानी से सुपरवाइज कर पाएगा, आसानी से कंट्रोल भी कर पाएगा। इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्यों? क्योंकि जब एक फंक्शन पे पूरी तरह से फोकस किया जाता है, एक काम को रिपीटेडली किया जाता है, तो उससे कॉस्ट कम हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें स्पीड, एक्यूरेसी, बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। मिनिमम और नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्योंकि हर काम को बिल्कुल सेपरेटली बांट दिया गया है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। ईच फंक्शन इज परफॉर्म सेपरेटली, बार बार वही बात आ रही है। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अगर किसी को देनी हो तो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही ट्रेनिंग दी जाएगी जिस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड वो डिपार्टमेंट है। तो ट्रेनिंग फोकसेस ऑन वन फंक्शन ओनली एंड ऑन लिमिटेड स्किल्स ओनली, तो इसीलिए ट्रेनिंग भी आसान हो जाती है और उसमें ड्यू अटेंशन मिल जाती है हर एक फंक्शन को। इसको हम बच्चों अपने सब्जेक्ट से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर एक टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है तो वो उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड डिग्री उसके पास होगी और बच्चे को भी वो उसी स्पेशलाइज्ड मैनर में पढ़ा पाएगी, और उस टीचर के लिए अपने ही सब्जेक्ट को सुपरवाइज और कंट्रोल करना होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट से उसका लेना देना नहीं होगा। जो उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टीचर जो है वो एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बार बार टास्क दे रही है स्टूडेंट्स को, तो उसकी स्पीड, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही काम आएगा। उसके बाद क्योंकि वही एक सब्जेक्ट पे अटेंशन है, तो वो पूरी तरह से सही तरह से परफॉर्म होगा उस सब्जेक्ट में, जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस टीचर को अच्छी तरह से पता होगी। और ट्रेनिंग मतलब कि अगर किसी बच्चे की किसी पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कमी है तो टीचर उसको आसानी से गाइड कर सकती है और उसी पर ट्रेन कर सकती है कि तुम जो है, तुम्हें याद मुश्किल से होता है या तुम्हारी लिखने में कमी है, ये सारी टीचर चीजें आसानी से बता सकती है। तो इसका मतलब कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से इन सारे बेनिफिट्स को प्रोवाइड करता है टू दी ऑर्गेनाइजेशन इफ इट अडॉप्ट्स दी फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन है क्योंकि हर एक फंक्शन का एक स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसी से रिलेटेड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि हर एक जो फंक्शनल हेड है ना वो अपनी ही चलाना चाहता है, वो सिर्फ अपने ही फंक्शन पे कंसंट्रेट करता रहता है और वो चाहता है कि उसी की बात को माना जाए। तो जो जितने भी एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बीच में आपस में कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं जो कि बीच में रुकावटें डालते हैं काम में। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन भी क्यों आएगी? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया और हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स की प्रायोरिटी को नजरअंदाज करता है या इग्नोर करता है, तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। डिफिकल्टी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी,
वाई? बिकॉज सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शंस परफॉर्म होके और फिर ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। तो अगर कभी कोई फेलियर हो जाता है ना, तो क्या कहता है, हर डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी सौंप देता है कि हमारी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ है। फाइनेंस सेल्स को ब्लेम करेगा, सेल्स मार्केटिंग को ब्लेम करेगा, मार्केटिंग प्रोडक्शन को ब्लेम करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर वो ब्लेम डालते रहते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करने में बहुत मुश्किल आती है, कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में बहुत मुश्किल आती है। और इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आसानी से एक डिपार्टमेंट के इंसान को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बार बार तो एक ही तरह का काम करने को दिया जा रहा है, उसको वही काम करना आता है। अब उससे कहा जाए कि कुछ हायर लेवल का, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला वो काम करे, तो अब वो उसके बस का नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही तरह का काम करता आ रहा है। तो इस तरह से ही कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ही इज ट्रेन्ड ऑन वन स्किल एंड वन पर्टिकुलर फंक्शन। और लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को। फंक्शनल में फंक्शंस को तो इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी सूटेबिलिटी क्या है। तो जहां पर भी सिंगल प्रोडक्ट है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। सो अब डिस्कस कर लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस या लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, स्टेशनरी, मेडिसिन, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चारों प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो उसने अलग अलग डिविजन्स बना दी अलग अलग प्रोडक्ट्स की। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे स्कूल के हिसाब से बना रखा है कि अगर प्राइमरी डिपार्टमेंट है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, वो सारी क्लासेस अलग अलग जो है वो फंक्शन करेंगी। तो अब उसके क्या एडवांटेजेस होंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम होते हैं। वहां पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। दूसरा बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब हर डिपार्टमेंट जो है ना बिल्कुल इंडिविजुअली काम कर रहा है, उसकी इंटरडिपेंडेंस नहीं है किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। तो अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बिना किसी से सलाह किए हुए वो डिसीजन ले सकते हैं। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि हर एक डिवीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लास 1 की टीचर है, मान लीजिए कि वो 5 सब्जेक्ट खुद ही पढ़ा रही है, तो अगर वो फर्स्ट पीरियड में किसी दिन इंग्लिश पढ़ाए, किसी दिन फर्स्ट पीरियड में मैथ्स पढ़ा दे, किसी दिन फर्स्ट पीरियड में एसएसटी पढ़ा दे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके सब्जेक्ट चेंज करने से किसी और पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखा था कि इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो अगर अकाउंट्स का फर्स्ट पीरियड है और उसमें कोई टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ाना चाहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में वो टीचर कहीं और ऑक्यूपाइड होगी, तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है या कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो वो फास्ट होती है। इजी टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। वन डिवीजन कैन नॉट ब्लेम अदर फॉर दी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द वर्क। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन का प्रॉफिट लो जाएगा या परफॉर्मेंस लो जाएगा, तो वो किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है, उसको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि डिसीजंस आसानी से चेंज किए जा सकते हैं, तो डिसीजंस कैन बी चेंज विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द अदर्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। जहां फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वहां इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर ये चाहें कि फर्स्ट पीरियड में बीएस की क्लास हो जाए अकाउंट्स की जगह, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो टीचर फ्री है या नहीं, उसका कहीं और किसी क्लास में तो पीरियड नहीं है या अरेंजमेंट नहीं है, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये तो बहुत ही सिंपल है कि क्योंकि 5 डिविजन हैं तो आप 6 डिवीजन भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ग्रो करना होता है और उसमें डिविजन्स या प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं, आसानी से ऐड हो जाते हैं अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर है, अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं बिकॉज ईच फंक्शनल हेड ट्राइज टू गिव इंपॉर्टेंस टू हिज फंक्शंस। यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
लेकिन वो किस वजह से है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। ऑर्गेनाइजेशन जब बजट एलोकेट करती है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स को, तो हर कोई चाहता है कि हमारी डिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज हो जाते हैं। कॉस्ट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि हर एक डिवीजन को अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और एक डिवीजन दूसरी डिवीजन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो सेपरेटली काम कर रही है। रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, फिर वही बात आ गई, क्योंकि हर एक डिवीजन को अपने अलग रिसोर्सेज चाहिए, सबके एसेट्स अलग हैं, तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ जाती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम सेम रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये ड्रॉबैक होता है कि हर एक जो डिवीजन है वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करती रहती है, हालांकि वो एक पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन करके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करती है। तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल होता है, जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है। हालांकि डिविजनल स्ट्रक्चर अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ये जो डिविजन्स हैं बाद में इन डिविजन्स में भी फंक्शनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्योंकि कॉस्मेटिक डिवीजन की प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग अलग होगी, टेक्सटाइल की अलग होगी, स्टेशनरी की अलग होगी। तो जब डिविजनल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है बाद में वो कन्वर्ट हो ही जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हर डिवीजन के पे फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो जहां भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे वहां डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब एक बार बच्चों कंपैरिजन देख लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का और डिविजनल स्ट्रक्चर का। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शंस की बेसिस पे फॉर्म होता है, तो एक हम बेसिस ले लेंगे फॉर्मेशन की, और ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स या डिविजन्स पे फॉर्म होता है। उसके बाद कॉस्ट या इकोनॉमी की बात करें तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह से भी कॉस्ट कम हो जाता है, प्रॉफिट ज्यादा रहता है। डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हर डिवीजन को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनके लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, जो हम उसके बेनिफिट्स में देख चुके हैं, और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन होता है। अकाउंटेबिलिटी की बात हम कर चुके हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर एक फंक्शनल हेड जो है वो दूसरे फंक्शनल हेड पे ब्लेम डाल देता है आसानी से, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कर सकते, तो इजी टू फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी या फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, डिसीजन मेकिंग की बात है, तो यहाँ पर कम डिसीजन मेकिंग है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते, दूसरे फंक्शन तीसरे फंक्शन के साथ मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फंक्शन दूसरे तीसरे फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। लेकिन जब डिविजनल स्ट्रक्चर होता है तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स काम करते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग को वो चेंज कर सकते हैं, तो मोर ऑटोनॉमी है। और सूटेबिलिटी हम देख ही चुके हैं, जहां पे एक प्रोडक्ट बनता है वहां तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई डिविजनल स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो बाद में आके वो फंक्शनल स्ट्रक्चर उसे बनाना पड़ता है, क्योंकि फंक्शंस तो सेपरेटली परफॉर्म होंगे। तो जहां पर सिर्फ मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जाता है, उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो विद दिस बच्चों आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सूटेबिलिटी एंड द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। बच्चों ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए डेलीगेशन, इसका मीनिंग भी करना हमें, इसके एलिमेंट्स भी करने और इसकी इंपॉर्टेंस भी करनी है, और डिसेंट्रलाइजेशन का भी मीनिंग और इंपॉर्टेंस दोनों सिलेबस में है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअली पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, इसमें एम्फेसिस किस चीज पे होता है, कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक चीज तो हम सबको पता ही है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे आप हो या मैं हूं, किसी का भी जो वर्कलोड होता है ना, सपोज ये वर्कलोड है और ये कैपेसिटी है,
तो नॉर्मली क्या होता है कि कैपेसिटी जो होती है ना वो वर्कलोड से कम ही रहती है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दैट एनी पर्सन और एनी लेवल इज नॉट केपेबल इनफ टू डू ऑल द वर्क एट दैट पर्टिकुलर लेवल। तो इसका मतलब कि डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी, शेयरिंग ऑफ द वर्कलोड विद योर सबऑर्डिनेट। तो डेलीगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मस्ट हो जाता है वर्कलोड को और जो कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन है उसको बराबर करने के लिए। समझ आ रही है बात? तो हम ये देखते हैं कि डेलीगेशन एक ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट है जिसमें एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने वर्कलोड को शेयर करता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी। डेफिनेशन देखिए, डेलीगेशन मीन्स ग्रांटिंग ऑफ द अथॉरिटी to the subordinates to operate within the prescribed limits. It is a process that a manager follows in dividing the work assigned to him. मतलब मैनेजर का जो खुद का अपना काम है जो उसे मैनेजमेंट ने सौंपा है उसको अगर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट से करवा रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजर का काम तो वो अपना ही है लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट से करवा ले रहा है ताकि वो थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाए और वो अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट कर सके। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू डू द वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू डू द वर्क और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है द ड्यूटी टू रिपोर्ट अबाउट द वर्क डन। तो ये तीनों एलिमेंट्स हम अभी बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि टेम्पररी शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट क्या हो गया, डेलीगेशन। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि डेलीगेशन का स्टेटस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इट इज अ प्रोसेस दैट अ मैनेजर फॉलोज। तो डेफिनेटली इस डेफिनेशन से क्या आ रहा है कि डेलीगेशन एक प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं और वो स्टेप्स लेने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इसका स्टेटस एक प्रोसेस का है। फिर उसके बाद ये कंपलसरी है, मैंने यहां पर भी बताया था मस्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक की जो कैपेसिटी होती है वो वर्कलोड से कम होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि काम को किसी और के सौंपे बिना वो काम पूरा हो जाए। तो कंपलसरी नेचर का होता है, नो वन कैन परफॉर्म ऑल द टास्क अलोन। ठीक है, स्कोप के बारे में बताया जाता है कि डेलीगेशन का नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप है? क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो रहा है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर एक मैं कड़ी बनाऊं मतलब चेन बनाऊं तो ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है, तो सिर्फ इन दोनों लोगों के बीच में जो शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी वर्कलोड हो रहा है दैट इज डेलीगेशन। तो एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द 2 पीपल। ठीक है, पर्पस क्या है? मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया कि डेलीगेशन में सुपीरियर ये काम क्यों कर रहा है, ताकि वो अपना थोड़ा सा वर्कलोड जो है उससे रिलीव्ड हो जाए। तो पर्पस जो है टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ द मैनेजर्स, मैनेजर को अपना बर्डन थोड़ा सा कम करना है, तो ये सुपीरियर ओरिएंटेड भी कहलाया जाता है। अब इसमें फ्रीडम ऑफ एक्शन देख लेते हैं, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स एंड लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन बाय द सबऑर्डिनेट्स। जो फ्रीडम ऑफ एक्शन टेकन होता है ना वो सुपीरियर अपने पास ही रखता है और सबऑर्डिनेट्स को थोड़े टाइम के लिए कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सौंप देता है। इसी से रिलेटेड बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों और नोट भी कर लीजिएगा अपने पास कि इट डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपीरियर बच नहीं सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। सुपीरियर एंड द डेलीगेटर remains accountable for the acts of the delegatee or the subordinate, and this principle is called principle of absoluteness of responsibility. What does it mean? अगर कोई superior अपने subordinate से वो काम करा रहा है जो उसे करना था, तो उसके लिए अगर सबऑर्डिनेट कोई गलती कर देगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? सुपीरियर ही जिम्मेदार रहेगा, उसी की जवाबदेही रहेगी, उसी की आंसरेबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डेलीगेशन के नेचर को और कॉन्सेप्ट को बताती हैं।
अब हम पहले इसके साथ साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम साथ साथ नहीं करेंगे ना बच्चों तो आपको अगेन फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जैसे मैंने एक चेन बनाई, एक कड़ी और दूसरी कड़ी जुड़ रही है, तो अगर इसी को मैं और ऐसे कर दूं कि मैं इसको और एक्सटेंड करती जाऊं तो यही क्या बन जाएगा बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल। यहां पे वर्ड देखो, लेवल आ गया। टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट द टॉप लेवल ओनली। यहां हमने वर्ड क्या यूज किया था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। यहां हम सिर्फ पीपल की बात कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच में जो वर्कलोड बांट रहा है। यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हर लेवल पे लास्ट लेवल तक अथॉरिटी जो है वो डिवाइड हो जाती है और वो अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल पे रखी जाती है, जो कि बहुत ही जरूरी है। कुछ उसमें प्राइवेसी है, कुछ उसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है, तो सिर्फ वही अथॉरिटी जो है वो ऊपर लेवल पर रखी जाती है, बाकी सब डेलीगेट कर दी जाती है एक लेवल दूसरे लेवल को, फिर और लेवल्स को। तो जब इस तरह की चेन एक्सटेंड हो जाती है देन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो सिंपली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। Delegation is temporary and it is must, but decentralization is permanent and it is also not must, it is optional, that we are going to discuss now. Look at the first sentence, that it is the end result of policy decision of the management. Means if the management wants, they can distribute the decision making power to the lowest level, and because it is a policy matter, so it is the end result of the process, that is the process of delegation. तो जब process of delegation को ही आगे बढ़ा दिया जाता है तो उसका end result क्या हो जाता है? Decentralization। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ देखा था कि ये कंपलसरी है डेलीगेशन, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, पॉलिसी डिसीजन है। हमने पहले भी देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रोपोर्शन। नीदर अ कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इज गुड नॉर अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इज गुड। तो कुछ अथॉरिटी को टॉप लेवल अपने पास रखे, बाकी की अथॉरिटी को अगर वो लोअर लेवल्स पे बांट देता है तो वो एक बेटर ऑप्शन मानी जाती है, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट का वो ऑप्शनल डिसीजन है। इट मे डिसेंट्रलाइज ऑल्सो, इट मे नॉट डिसेंट्रलाइज ऑल्सो। It has a wider scope. Why it has a wider scope? Because here it was taking place only between the two people. यहाँ पे वो किसके बीच में हो रहा था? सिर्फ दो लोगों के बीच में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन है और ये दो लेवल्स के बीच में हो रहा है। So that is why it has a wider scope. फिर हमने देखा था डेलीगेशन का जो पर्पस होता है वो मैनेजर के पर्पस से किया जाता है ताकि उसका वर्कलोड कम हो जाए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू द सबऑर्डिनेट्स। मतलब इसमें सबऑर्डिनेट ओरिएंटेड होता है ये। मैनेजमेंट अगर कोई चीज डिसेंट्रलाइज करती है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर, तो वो इसलिए नहीं करती कि टॉप लेवल रिलीव्ड हो जाएगा, बल्कि इसलिए करती है ताकि सबऑर्डिनेट ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा पार्टिसिपेटिव रहे, उनको ज्यादा फ्रीडम मिले डिसीजन मेकिंग का। सो द पर्पस इज टू गिव ऑटोनॉमी टू द सबऑर्डिनेट्स। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पर ही आप बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे पूरी केस स्टडी में। अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये काम ऐसे क्यों आगे के लेवल या सबऑर्डिनेट्स को सौंपा जा रहा है, तो अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे कि ऑटोनॉमी टू द सबऑर्डिनेट्स पर्पस है, तो आप बेझिझक उसको डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात है कि डेलीगेशन में सुपीरियर्स के पास ही कंट्रोल रहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन किसको मिल जाता है? सबऑर्डिनेट्स को मिल जाता है। तो ये जो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंपैरिजन भी है। ये उन कॉन्सेप्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कीवर्ड्स और की पॉइंट्स भी हैं जो आप
अपने साथ साथ नोट करते जाइए डेलीगेशन के की पॉइंट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन के की पॉइंट्स। और ये जो एक पर्टिकुलर मैंने आपको प्रिंसिपल लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डेलीगेशन में तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपीरियर की या डेलीगेटर की, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। इसमें द सबऑर्डिनेट बिकम्स अकाउंटेबल। सबऑर्डिनेट मतलब जो नेक्स्ट लेवल होता है जिसको हमने अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, वही अकाउंटेबल होगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है। तो आई थिंक कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर से मैं एक बार सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रही हूं कि जहां पर भी वो हो कि टेम्पररी अरेंजमेंट है और वो प्रोसेस है और वो सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है और उसमें एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इफ दीज आर द थिंग्स इट इज डेलीगेशन। अगर वो परमानेंट अरेंजमेंट है, अगर वो पॉलिसी मैटर है, अगर वो दो लेवल्स के बीच में है, अगर वो ऑप्शनल है, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो बस अब हम जब इन दोनों का कंपैरिजन हमें क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, तो बस अब एक चीज और रह गई कि डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस जो है हम एक बार और देख लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डेलीगेशन पे, इंपॉर्टेंस पे भी, उसके एलिमेंट्स पे भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों कि डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, उनका कंपैरिजन भी देखेंगे। सो डेलीगेशन जो है उसके मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रांटिंग एंड शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो यहाँ वर्ड्स हम यूज करते हैं बच्चों हमेशा शेयरिंग, और ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेलीगेशन एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जिसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अपनी अथॉरिटीज को शेयर करता है, और जब वो काम या टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, जिस टाइम पीरियड या काम के लिए वो शेयर की गई थी, फिर अथॉरिटी वापस ले ली जाती है। तो इस प्रोसेस में, डेलीगेशन में 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और राइट ऑफ द सुपीरियर टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स। तो पावर टू कमांड जो है वो अथॉरिटी होती है, द ड्यूटी टू परफॉर्म द टास्क ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आंसरेबिलिटी को कहते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। तो बिल्कुल सिंपल है कि जब डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है तो सबसे पहले काम दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। तो काम का मतलब द ड्यूटी टू डू द वर्क, एंड व्हेन द ड्यूटी इज गिवन तो उसके पैरेलल अथॉरिटी देनी पड़ती है, और जब ड्यूटी और अथॉरिटी सौंप दी जाती है किसी भी लोअर लेवल सबऑर्डिनेट को, तो फिर उसकी आंसरेबिलिटी फिक्स की जाती है कि काम करने के बाद रिपोर्ट करना। दैट इज कॉल्ड आंसरेबिलिटी फॉर द वर्क डन एंड आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। सो लेट्स हैव अ कंपैरिजन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए, अथॉरिटी अगेन ये मीनिंग है पावर होती है टू डू द वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी, और अकाउंटेबिलिटी होती है ड्यूटी टू रिपोर्ट। तो ये इनका तीनों का सिंपल मीनिंग है। फिर उसके बाद अगर डेलीगेशन की बात करें तो अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर द टाइम बिंग शेयर कर ली जाती है, लेकिन एंटायरली जो है वो डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल ही डेलीगेट नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता दिया दैट द डेलीगेटर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन, सो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। फिर उसके बाद अथॉरिटी अराइज कैसे होती है? पोजीशन से अराइज होती है। जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उससे उसकी अथॉरिटी अराइज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अथॉरिटी से अराइज होती है, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। तो इस तरह से ये कनेक्टेड होती हैं, दैट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एंड फ्लो ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है, अथॉरिटी सुपीरियर के पास ज्यादा होती है, सबऑर्डिनेट के पास कम होती है, तो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो दोनों अपवर्ड फ्लो करती है। सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर, सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल टू द सुपीरियर, सो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अब इन एलिमेंट्स को देखने के बाद बच्चों देख लेते हैं कि एक्चुअली जो है वो डेलीगेशन का फायदा क्या है। देखो डेलीगेशन जो है ना बच्चों, दोनों के लिए ही प्रॉफिटेबल या बेनिफिशियल है। वेदर इट इज डन बाय द डेलीगेटर, इट इज बेनिफिशियल टू हिम ऑल्सो एंड इट इज बेनिफिशियल टू द डेलीगेटी ऑल्सो, जिसको अथॉरिटी या ड्यूटीज दी जा रही हैं। वो कैसे कि देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को सही समय पर करना। तो अब जो रूटीन टास्क हैं उनको डेलीगेट कर दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स के पास, और जो सुपीरियर्स हैं वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। अगर वो डेलीगेट ना करें, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारे काम वो खुद ही करें, रूटीन मैटर्स भी, पॉलिसी मैटर्स भी, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ओवरबर्डन हो जाएगा सुपीरियर। ना तो उसका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहेगा, ना ही उसका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। तो अगर मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, डेलीगेशन की जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर्स पे सिर्फ टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट करते हैं सब सुपीरियर्स, और रूटीन मैटर्स को वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डेलीगेटी का भी उससे बेनिफिट होता है। एज दे डू द हायर लेवल जॉब्स, कॉम्प्लेक्स जॉब्स एंड इंप्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स। देखो मैं अगर सुपीरियर हूं, मेरा कोई काम है तो डेफिनेटली वो हायर लेवल का काम होगा, और जो मेरा सबऑर्डिनेट है वो लोअर लेवल का काम कर रहा है। तो अगर मैं अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को दे दूं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं उसे ट्रेन कर रही हूं टू डू द हायर लेवल जॉब्स। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय की ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगी, ही विल गेट द ट्रेनिंग टू डू द हायर लेवल जॉब्स। और उससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी होगा, जो ट्रस्ट है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट्स में वो बढ़ेगा। अगर मान लो उसने काम अच्छे से कर दिया तो सुपीरियर दोबारा से उसको वो काम दे सकता है। तो अगर वो ट्रस्टवर्दी सबऑर्डिनेट है तो वो बार बार डेलीगेट करेगा, तो ट्रस्ट इंप्रूव होगा सुपीरियर्स का, और जो कमिटमेंट्स है वो सबऑर्डिनेट्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि सबऑर्डिनेट को ये लगेगा कि मुझे इस लायक समझा सुपीरियर ने कि मुझसे ये काम कराया। कहते हैं कि नेक्स्ट ड्यूटी इज द एप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटी डन प्रॉपरली। तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय सिर्फ डेवलप ही नहीं होगा, वो लगातार मोटिवेटेड भी रहेगा विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन। फिर उससे ग्रोथ का जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, फैसिलिटेट्स ग्रोथ बिकॉज इट प्रोवाइड्स ट्रेन्ड एंड द रेडी वर्कफोर्स। When we are continuously delegating the work to the subordinates, they get trained to do the higher level jobs, and when they are always trained with the upper level jobs, they can be promoted to, they can be transferred to upper level jobs. So with that the growth is possible, that if there is an emergency, the need arises, so instead of hiring the people from the outside, we can promote the people from internal organization, and this will help in the growth of the organization. फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन को भी वो फैसिलिटेट करता है डेलीगेशन। कैसे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है, तीनों एलिमेंट्स को, और उससे क्या होता है, कोई भी ओवरलैपिंग, कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो नहीं होता है, और जिससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन among the superiors and the subordinates, between the subordinates, horizontal, vertical, हर तरह की जो कोऑर्डिनेशन है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से पॉसिबल है। आसानी हो जाती है कोऑर्डिनेशन की इफ देयर इज अ डेलीगेशन। बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, ये तो बल्कि बिल्कुल बेसिक ही बेनिफिट है कि डेलीगेशन से क्या होता है, जब एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट के साथ अपना काम शेयर करता है तो लेवल क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग के हमने प्रोसेस के स्टेप्स करे थे, तो हमने वहीं पर ये क्लियर कर लिया था कि डिपार्टमेंटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू जोन्स, इस तरह से जब नेक्स्ट लेवल को काम सौंपा जाता है तो इसका मतलब नेक्स्ट लेवल क्रिएट हो गया। तो उससे क्या होता है कि ये बेस बन जाता है कि किस तरह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होते जाते हैं। और जब ये और एक्सटेंड होता है
तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए ना कि इज द डेलीगेशन इंपॉर्टेंट ओनली टू द डेलीगेटर और टू बोथ द डेलीगेटी एंड द डेलीगेटर, तो आपको यही बताना है कि दोनों के ही लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट के लिए या डेलीगेटर के लिए, सुपीरियर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी इफेक्टिवनेस आ जाती है उसकी मैनेजमेंट में और ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, कोऑर्डिनेशन आसान हो जाती है। लेकिन एम्प्लॉय के लिए वो मोटिवेशन और डेवलपमेंट का काम करती है जिसको काम सौंपा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 और इफ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। तो इस स्टेटमेंट को अभी आगे देखते हैं कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन बाय मैनी हो जाता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो डेलीगेशन के भी बेनिफिट्स और डिसेंट्रलाइजेशन के भी बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट तो शेयरिंग ऑफ द वर्कलोड ही है, बस अगर वो टेम्पररी नेचर का है तो वो डेलीगेशन और परमानेंट है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं, और उससे पहले एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो पॉलिसी मैटर है, तो अब हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन के जितने भी बेनिफिट्स हैं ना वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है। क्योंकि जब हमने पर्पस देखा था बच्चों, तो डेलीगेशन का पर्पस था कि सुपीरियर अपना वर्कलोड कम करते हैं फॉर द टेम्पररी पीरियड, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्योंकि एक मेजर पॉलिसी डिसीजन होता है और वो मैनेजमेंट लेती है इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसका पर्पस होता है कि सबऑर्डिनेट्स की ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज करना, ताकि उससे किसका बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स के, कि इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हमने कर रखा है कि इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, उससे बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, इट हेल्प्स इन द क्विक डिसीजन मेकिंग, इट गिव्स रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ and it facilitates better control. So from the points ही हम समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल पॉलिसी डिसीजन है। तो अब इंडिविजुअली एक एक लाइन और देख लेते हैं कि इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स कैसे इंप्रूव होता है, कि सबऑर्डिनेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग उनके पास होता है। They have to find the solutions of the problems themselves. उनको मैनेजमेंट असिस्ट नहीं करती है, उनको परमानेंटली डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाती है। तो जो भी रुकावटें या प्रॉब्लम्स आती हैं काम करने में, उसके सॉल्यूशंस भी उन्हें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। और इस सारी चीज में मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है, एग्जीक्यूटिव्स को, जिनमें हाई पोटेंशियल होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ओवरऑल क्या है कि फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, वो इनकलकेट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। फिर उसके बाद मैनेजरियल टैलेंट कैसे बढ़ जाता है, ये एक तरह की ट्रेनिंग का काम करती है डिसेंट्रलाइजेशन, दैट यू आर कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग द लोअर लेवल्स टू डू द हायर लेवल जॉब्स। तो एक रिजर्वॉयर क्रिएट हो जाता है ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैन पावर का, जिससे क्या होता है एक मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली डिसीजंस टेकन विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द हायर लेवल। डेलीगेशन में तो जब काम सौंपा जाता है ना, तो भी सबऑर्डिनेट बार बार सुपीरियर से पूछता है कि ये काम कर लूं नहीं कर लूं, और सुपीरियर फिर भी डिस्टर्ब्ड ही रहता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हायर लेवल के अप्रूवल की तो कोई जरूरत नहीं है, उसके पास पावर्स हैं डिसीजंस लेने की। तो जब बार बार अप्रूवल नहीं लिया जाता तो जो चैनल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं और उसकी वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, नो नीड फॉर कंटिन्यूअस सुपरविजन एंड दे गेट मोर टाइम फॉर द पॉलिसी डिसीजंस। टॉप मैनेजमेंट ने करा ही डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए है कि लोअर लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को छोड़कर सारे मैटर्स के ऊपर वो ध्यान दे, और इंपॉर्टेंट मैटर्स कौन देखे, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट देखे। तो उनको जो है ज्यादा टाइम मिल जाता है, तो वो रिलीव्ड हो जाते हैं।
फिर उसके बाद फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ईच डिपार्टमेंटल हेड इज मोटिवेटेड टू टेक द बेस्ट डिसीजंस इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंटल ग्रोथ, क्योंकि हर डिपार्टमेंटल हेड को उसकी पावर्स सौंप दी गई हैं और कोई भी डिपार्टमेंटल हेड जो है ना वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसके लिए वो डिसीजंस लेगा। तो उससे ऑटोमेटिकली जब हर एक डिपार्टमेंट की ग्रोथ होगी तो ओवरऑल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की तो होगी ही होगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के कंट्रोल आसान हो जाता है। ईच डिपार्टमेंट इज इंडिविजुअली अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी तो इसमें भी ट्रांसफर हो जाती है, बताया ही था। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डिपार्टमेंट कैन बी इजीली असर्टेन, क्योंकि हर एक की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, तो जहां पर भी कमी होगी उसकी आंसरेबिलिटी के थ्रू उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो पता चल जाएगा। फीडबैक फ्रॉम ऑल द लेवल्स फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल, हर लेवल से इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा और ये सारी चीजें किसको आसान बना देंगी, कंट्रोल को। तो यहाँ सब जगह बच्चों ध्यान देना कि डिसेंट्रलाइजेशन में ना हर जगह वर्ड लेवल्स यूज किया गया है, कि यहाँ पर जो है हर लेवल में इनिशिएटिव एलिमेंट है, हर लेवल जो है वो उसका मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है, हर लेवल पे क्विक डिसीजन मेकिंग है, जो टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट का लेवल है वो रिलीव्ड है, जो ग्रोथ है वो हर डिपार्टमेंटल लेवल की इंडिविजुअल ग्रोथ की वजह से ओवरऑल ग्रोथ है, और हर लेवल का आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, इस वजह से कंट्रोल जो है वो बेटर तरीके से किया जा रहा है। तो आई होप कि इन कीवर्ड्स के साथ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो नाउ दिस इज the end of the chapter. So my dear children, I think कि इतनी डिटेल में हमने इस चैप्टर की अब रिवीजन कर ली है कि आपको कोई भी डाउट्स अभी तक बचे नहीं होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम। और इसके बाद मैं समझती हूं कि आप ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली आंसर कर पाएंगे। So all the very best and see you next time with the revision of the next chapter. Till then, goodbye, stay healthy and connected.